सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। परिचर्चाओं की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 153वें, यानी आप जरा फिगर्स को देखिए, 150 होना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। 150 कितनी बड़ी संख्या है। उसके बाद 1, 2 और 3। तो हम ये समझ सकते हैं कि परिचर्चाओं के इस दौर में हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही समझदार वक्ताओं का कितना बड़ा योगदान रहा होगा। इस योगदान में हमारे मंच की, हमारे इस पटल की अध्यक्षा वैभवी जी, संयोजक राजीव अग्रवाल जी, मुख्य संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी और मुख्य सलाहकार सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने अपना अनुपम योगदान और मार्गदर्शन हमेशा ही दिया है। आज जब हम इतनी ऊंची पायदान पर खड़े हैं तो विषय भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो रोचक भी हो, प्रेरक भी हो, ज्ञानवर्धक भी हो और दर्शकों और श्रोताओं के मन में कौतूहल भी जगाता हो। कौतूहल किसी भी नई चीज के लिए हर मनुष्य के मन में जाग ही जाता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं एक नया विषय जिसका नाम है ब्रेन रॉट। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये शब्द कभी सुना ही ना हो, और हो सकता है कुछ ने कहीं अखबारों में ये पढ़ लिया हो कि ब्रेन रॉट भी कुछ होता है। दरअसल बात वहां से शुरू हुई कि जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, किसे? ब्रेन रॉट को। 2024 के लिए जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ वह था ब्रेन रॉट। अब जैसे ही यह शब्द आया, इस शब्द को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली, वैसे ही इस शब्द के बारे में चर्चाएं होने लगी और इन्हीं चर्चाओं का परिणाम है कि आज हम इस परिचर्चा में इस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं श्री अरविंद जी। अरविंद जी का विशेष तौर पर आभार है क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने बिल्कुल हमारा साथ दिया और इस विषय पर, क्योंकि वे विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने अपनी जानकारी या अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करना स्वीकार किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। आपने हमेशा की तरह इस मंच को अपना योगदान देने का वादा करके हमें कृतार्थ किया है। इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कुमारी आयुषी का। आयुषी एक बहुत ही होनहार और मेधावी छात्रा हैं। आयुषी आजकल आईआईटी धनबाद से एमएससी फिजिक्स कर रही हैं। उनकी सोच हमेशा से बहुत ही विस्तृत रही है और कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है आयुषी के बारे में जब मैं बात करती हूँ कि शायद उम्र से ज्यादा परिपक्व हैं, उम्र से ज्यादा मैच्योर हैं। एक मधुर सी मुस्कान है, वाणी भी मधुर है, लेकिन बात में जो संजीदापन है वो इस उम्र में देखने को कम ही मिलता है। तो ये हमारे साथ दो हमारे वक्ता मौजूद हो चुके हैं। हमारे तीसरे वक्ता के रूप में रूपेश जी थोड़ी ही देर में, जो कि रांची से हमारे साथ जुड़ेंगे, वे जल्दी ही हमारे बीच होंगे। और हमारे साथ जुड़ने वाली थी डॉक्टर शिवांगी, जो किसी व्यक्तिगत कारण से हमारे साथ आज जुड़ नहीं पाई हैं। शिवांगी जी, अगर आप हमारी बात अभी सुन रही हैं या बाद में कभी भी सुने तो हम आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। इस बात को मैं जरूर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो इस मंच पर इतने प्यारे, इतने सुंदर और इतने होनहार और इतने कम उम्र में जिन्होंने बुद्धिजीवी होने का खिताब प्राप्त कर लिया है, उनका स्वागत है। अरविंद जी और आयुषी, आप आ चुके हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पटल के उस पार में देख पा रही हूँ राजीव जी हमारे साथ हैं और राम राम कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। और हमेशा की तरह हमारी अग्रजा
पुष्पलता तनेजा जी सभी को नमस्कार कर रही हैं। पुष्पलता तनेजा जी की ये खासियत है, ये विशेषता है कि वे हर परिचर्चा में सबसे पहले जुड़ती हैं और अंत तक रहती हैं। इसका अर्थ ये है कि उनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहता है और यही आशीर्वाद है जो हमें आगे बढ़ाता है या आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं सभी का अभिनंदन है। दिलाराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका कहना है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सार्थक है। निश्चित तौर पर आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। पटल के उस पार हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं अभी या बाद में भी, उन सभी का आभार। आइए परिचर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी और वास्तव में ये विषय नया है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो हम अगर बहुत सोचें तो ब्रेन मतलब मस्तिष्क, रॉट मतलब सड़ना। आखिर ये शब्द इतना प्रचलन में आया कि इसे वर्ड ऑफ द ईयर कह दिया गया। आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे अरविंद जी? नमस्कार मित्रा। इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए मीता जी, वैभवी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज का विषय बहुत ही उपयोगी विषय है। इस पर बात होना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने इस पर बात करना शुरू किया है। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि इस शब्द का सिंपल है कि ब्रेन का खराब होना या ब्रेन का सड़ना या ब्रेन का किसी भी चीज से ब्रेन का खराब हो जाना या उसकी जो नॉर्मल स्थिति है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाना। अब जब आप बात कर रहे हैं कि अब ये दोबारा प्रचलन में आ गया है, और दोबारा प्रचलन में क्यों आया है, इसका बहुत बड़ा रीजन हमारा ये इंटरनेट है, हमारा ये सोशल मीडिया है और हमारा जो डिजिटल युग है जिसमें हम आजकल रह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इसका प्रमुख कारण है। देखिए, हमारा दिमाग, पहले हम इस रूप में बात करेंगे कि हमारा दिमाग कई प्रकार से खराब हो सकता है। हम यदि किसी से मिल रहे हैं, मिलने के बाद हो सकता है कि उसने कुछ बोल दिया या हमारे बीच में आपस में कहा-सुनी हो गई या कोई घटना हमारे साथ ऐसी व्यतीत हो गई जिसकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया। तो एक पहले क्या था कि दिमाग के खराब होने की या दिमाग के सड़ने की या दिमाग की जो स्थिति है वो परिवर्तित होने के लिमिटेड कारण थे। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलेंगे या हो सकता है कि आप दिन में 50 लोगों से मिलते हैं, लेकिन 1 या 2 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जिससे आपको मिलने के बाद शायद आपकी स्थिति खराब हो। या फिर जब आप ऐसी घटना है, जीवन में ऐसी घटना गिनी-चुनी घटना ही होती हैं कि हमारा दिमाग उनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाए और इतना डिस्टर्ब हो जाए कि हमारा दिमाग जो नॉर्मल स्थिति में काम करता है, वैसा स्थिति में काम ना करे। तो ये था जो पहले की स्थिति क्या हुआ करती थी। जो ये शब्द था पहले कम प्रचलन में था। कम प्रचलन में इसलिए था क्योंकि ये ब्रेन का खराब होना या ब्रेन का नॉर्मल तरीके से काम ना करना, ये लिमिटेड ही था, जो आप समझ पाए हैं। अब क्या है, अब जब डिजिटल युग आ गया है, तो डिजिटल युग में क्या है, सब चीजें ऑनलाइन है। हम एंटरटेन कर रहे हैं तो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। हम इस जो मीडिया है जिसके माध्यम से हम अभी परिचर्चा कर रहे हैं, इस परिचर्चा में जो ज्ञानवर्धक चर्चा कर रहे हैं वो भी इसी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम गेम खेल रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं, तो वो भी हम आजकल बच्चे जो खेलते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से खेलते हैं। तो अधिकतम जो गेम्स हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। तो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आजकल ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, जब पहले ऑनलाइन नहीं थी तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि हमारे साथ कैसे लोग मिले, कैसे लोगों की हम संगत में आए, कैसे स्थिति हमारे सामने आए, इस बात का था और ये लिमिटेड था। लेकिन आज के समय में जब डिजिटल तरीके से एक मिनट चीजें हैं। अरविंद जी, जी। क्या हमारे बस में भी था वो कि हम किससे मिलें, कितना मिलें, कब मिलें?
क्या वो हमारे बस में था? और अब वर्चुअल दुनिया में क्योंकि हम एक्सपोज्ड हैं, एक तरह से हम ट्रांसपेरेंट हैं दुनिया के सामने, तो हम किसी को नहीं भी चाहते हैं मिलना, उसका एक्सेस है हम तक, चाहे हम अपनी प्रोफाइल लॉक भी कर दें, तो भी बहुत सारी और चीजें हैं जिनके द्वारा ये भी एक कारण हो सकता है जो आप कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, देखिए, शुक्रिया। जब हम इसको हम विस्तार से, जैसे आपने पूछा इस बात को, जी, जी। तो जैसे हमने इस बात को जब हम इस तरीके से देखते हैं कि पहले कितनी चीज़ें थी, लिमिटेड थी, या पहले हमारे पास कितनी एक्सेस थी और आज के समय में कितनी एक्सेस हम खो चुके हैं। इस बारे में जब हम बात करते हैं, तो पहले क्या था कि पेरेंट्स क्या थे, अपने बच्चों को उसी मोहल्ले में जाने की अनुमति देते थे जहाँ पे लोग अच्छे हैं, जहाँ के बच्चे अच्छे हैं, अच्छे लोगों के साथ खेलें, अच्छे लोगों के साथ पढ़ाई करें, अच्छे स्कूल में जाएँ। और उन स्कूल के जो बच्चे हैं, वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके पेरेंट्स जाके चेक कर सकते हैं कि कहीं माहौल खराब तो नहीं है, कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं बच्चे सीख रहे हैं जो शायद उनके लिए हानिकारक हो, उनके दिमाग को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाए। तो ये चीज़ें, स्कूल है, कोचिंग है या प्लेग्राउंड है, ये चीज़ें लिमिटेड हुआ करती थी, ताकि वो, और लिमिटेड होने की वजह से उसका जो एक्सेस था पेरेंट्स के लिए, वो उसको कंट्रोल करना या उसको चेंज करना आसान था। अब जब डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में जब हम सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे हैं या यूट्यूब पर या बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर कुछ देख रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो हर 5 सेकंड 10 सेकंड में चीजें चेंज हो रही है। मान लीजिए कि बच्चे के सामने एक वीडियो आया जिसमें कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ अच्छी बात बताई जा रही है, नेक्स्ट वीडियो आ सकता है कि उसका दिमाग उसको घुमा दे। तो इस पर कंट्रोल करना, इस पर नज़र बनाकर रखना, ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये कंट्रोल करना उतना आसान है नहीं। तो जो आपने सवाल पूछा कि ये पुराने ज़माने का जो ये बीमारी थी या पुराने ज़माने का जो ये दिक्कत थी, वो आज के समय से किस प्रकार से अलग है। बाकी हमारे साथ रूपेश जी जुड़ गए हैं, और मैं अपनी बात को आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जुड़ा हूँ मैं। धन्यवाद। जी, जी। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आपने वास्तव में कार्यक्रम की भूमिका ऐसे बना दी है कि हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ रूपेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपसे आज पहली बार भेंट हो रही है और आपने बताया कि आप परिचर्चाओं में पहले भी आ चुके हैं। आप रांची से आते हैं और आपका विशेष जो योगदान है, वह कारागार में रह रहे कैदियों के बीच उनका संवेदीकरण और उनके सुधार के लिए बहुत सारे कार्य आप करते रहे हैं, चाहे वह कौशल निर्माण का कार्य हो या उनको तरह-तरह की एक्सरसाइज़ेज़, चाहे वो डीप मेडिटेशन हो या योगा हो, इसके माध्यम से आप उनमें सुधार और उनकी मनोवृत्ति को कुछ हद तक बदलने का प्रयास करते रहे हैं। आपका स्वागत है सर, हम परिचर्चा आरंभ कर चुके हैं क्योंकि उसे समय से आरंभ होना था और समय से ही हमें उसे समाप्त भी करना है। तो अरविंद जी आपने बिल्कुल इसके लिए सही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा समय लग गया। नहीं, नहीं, नहीं सर, अरे कोई बात नहीं, वो तो ऐसा हो ही जाता है और आपने प्रयास किया, फिर भी ऐसा कुछ देर नहीं हुई है और आपकी बात को हम अभी आगे सुनेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि बात अरविंद जी ने बिल्कुल सही की है। अगर मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को ये बताना चाहूँ कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग कहाँ और कैसे हुआ था, तो एक हेनरी डेविड थोरो नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे और 1854 में 1854 में उन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ आपको। उन्होंने ये कहा था कि जबकि इंग्लैंड आलू की सड़न को ठीक करने का प्रयास करता है, तो क्या कोई मस्तिष्क की सड़न को ठीक करने का प्रयास नहीं करेगा। थोरो तब ये जानते नहीं होंगे कि इस शब्द को इस तरह से लिया जाएगा 2024 में और मतलब वो एक दार्शनिक की चेतावनी थी। दार्शनिक ऐसे होते हैं जो युग दृष्टा होते हैं, वो कई युगों के पार अपनी नजर से देख सकते हैं और भविष्य का आकलन भी कर पाते हैं। तो उन्होंने एक दार्शनिक की तरह से ये चेतावनी दी थी। उन्हें नहीं पता था कि टिकटॉक का एल्गोरिथम और इंस्टाग्राम की फीड और रील्स इसको एक नई प्रासंगिकता दे पाएंगे। लेकिन हाँ,
आज जब ये शब्द आया है हमारे सामने, तो इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है और हमारे पटल के उस पार बहुत सारे हमारे दर्शक और श्रोता जुड़ चुके हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करती हूँ। दिलराम भारद्वाज जी बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है ऐसा कह रहे हैं। पुष्पलता तनेजा जी धन्यवाद दे रही हैं और पुष्पलता तनेजा जी बहुत बढ़िया शीर्षक ये भी कह रही हैं। संगीता चौहान जी कह रही हैं हटकर विषय पर चर्चा हिंदी साहित्य संस्थान की विशेषता है। धन्यवाद संगीता जी, आपने जो सराहना की है हम उस मापदंड को हमेशा ध्यान में रखेंगे और हमेशा उसे छूने का प्रयास करते रहेंगे। और बिल्कुल सही बात आपने कही है। विभा जी मंच पर नहीं है पर पटल के पीछे से हम सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रही हैं। विनीता साहनी जी नमस्कार कह रही हैं और आदरणीय संगीता जी का स्वागत कर रही हैं। डॉक्टर विनीता साहनी जी का स्वागत है, अभिनंदन है और सुंदर विषय है ऐसा संगीता चौहान जी कह रही हैं। तो पटल के इस पार में आती हूँ अपने साथ जुड़े हुए वक्ताओं के बीच। तो अरविंद जी की बात जो हमने सुनी और समझी, डिजिटल वेलबींग की ओर ध्यान देना कितना जरूरी है ये हम समझ पाए हैं। और आज के इस डिजिटल युग में आप ये समझ लीजिए जैसे आप कीचड़ में हैं और आप कमल की तरह कैसे खिलें, वो बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि चारों तरफ तो कीचड़ के छींटे ही हैं। पर फिर भी हमारे साथ आज आयुषी हैं और आयुषी एक युवा विद्यार्थी हैं और पिछले दिनों जब आयुषी से मेरी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने क्लास 12 के बच्चों को एड्रेस किया था। ये हमारे स्कूल की एल्यूमिनाई हैं और बहुत प्यार से और बहुत ही गर्व के साथ मैं इनका परिचय हमेशा देती रही हूँ। तो इन्होंने 12th क्लास के बच्चों से ये कहा था कि मैं जब मिरांडा हाउस के एग्जाम के लिए जा रही थी या आईआईटी के एग्जाम के लिए जा रही थी तो मैंने महीनों फोन नहीं छुआ और मैंने कोई मैसेज नहीं पढ़े। ये बड़ी अनोखी सी बात है। ऐसा डिजिटल डिटॉक्सिंग शायद ही कोई कर पाता हो और इस उम्र में जहां बच्चों को तो बहुत ही लालच होता है, कोई टंग बजी नहीं कि नोटिफिकेशन आया नहीं कि देखें कि भाई क्या आ गया है, अरे उसका तो नहीं, अरे इसका तो नहीं, अरे ब्लिंकिट तो नहीं, अरे अमेजोन तो नहीं, मतलब कुछ कुछ हमेशा हरकत बच्चों की उंगलियों में और दिमाग में होती रहती है फोन को लेकर के। तो आयुषी सबसे पहले तो आप आए, आपका स्वागत है और आप बताएं कि ऐसा क्या था जिसने आपको बांध के रखा, इतना अनुशासित रखा, ऐसी क्या बात थी? क्योंकि आपसे प्रेरित होने वाले युवा बहुत सारे हैं और होंगे भी जब आपकी बात को सुनेंगे। तो अपने बारे में बताइए और आपने कैसे ये प्रयोग किया, ये एक्सपेरिमेंट है आपने कैसे किया जिसमें सफलता भी मिली। देखिए मिरांडा हाउस कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, वहां प्रवेश पाना एक बहुत ही इज्जत की बात है। और फिर आईआईटी धनबाद, वो तो प्रीमियर हमारे इंस्टीट्यूशंस में से एक है। आयुषी बताइए आप प्लीज। नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मीता मैम आपका, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझको ऐसा लगता है कि ब्रेन रॉट का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर हम परसेंटेज में देखें तो युवाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी शुरुआत फ़ोन को खोलने से और रात फ़ोन को बंद करने से होती है। हमारा मैक्सिमम टाइम ही फ़ोन में जाता है, हमारी ईमेल्स आते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है। ये तो हो गई पढ़ाई वाली बातें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि डिजिटलाइज हमें टाइम के साथ होना ज़रूरी है, हमें सब कुछ आना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। लेकिन वही अगर एक तौर पे हम देखें ये अच्छा है, तो दूसरी तौर पे इसका बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ रहा है। मैंने ये चीज़ खुद रियलाइज़ करी, खुद मेरे ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव था कुछ समय तक। उसके बाद मैंने इस चीज़ को लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं ये समझ गई कि अगर मैं इसी लाइन पे आगे बढ़ती रही, अगर मैंने इस डिजिटल वर्ल्ड को अपने दिमाग में बैठने दिया, तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैम मैं पहले मतलब मैं अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपने आसपास सोशल रियल वर्ल्ड में, हमें ऐसा लगता है ये हमारी बात नहीं समझेंगे, ये व्यक्ति हमारी बात नहीं समझेंगे, ये हमारी बात क्यों ही सुनेंगे, इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तब हम अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना शुरू कर देते हैं। तब हमें लगता है कि जो दोस्त हम ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगे,
जिन हम पोस्ट को ऑनलाइन देखेंगे, है ना, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें कोई समझे, हमें कोई सुन सके, और इसी लालच में हम इस ओर भाग जाते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करे बिना कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं बल्कि बुरा ही करने वाली है। और मैम एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छा ये चीज़ सोचने वाली है कि हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं भी, तो हम उसके अंदर घुसते क्यों चले जाते हैं? मतलब अगर हम देख रहे हैं 15 सेकंड की कोई रील, फिर हम उसको और देखते हैं, देखते ही देखते वो 1 घंटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका एल्गोरिदम इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं कोई स्पोर्ट्स की रील देख रही हूँ, तो वो मेरे पास वही रील्स भेजेगा, 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 जिसकी वजह से मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन उस टाइम के लिए तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़े समय बाद जब मुझे उस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आना है, अपने रियल वर्ल्ड में आना है, मुझे पढ़ाई करनी है, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैम इस चीज़ में तो मुझे पढ़ते वक़्त अच्छे से कंसंट्रेशन करना है। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ये चीज़ अपने अंदर नोटिस की कि मेरा कंसंट्रेशन टाइम बहुत कम हो गया है। मतलब 15 सेकंड की रील्स मेरे से, मुझे ऐसा लगता है स्क्रॉल करो, मुझे नया कंटेंट चाहिए, व्हिच इज़ नॉट गुड। मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे उसको आयुषी ध्यान से अगर पढ़ना है। आयुषी अगर मैं सही हूं तो इसको कुछ गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन कहते हैं। मैम अ, इस शब्द के बारे में तो हाँ, मैंने नहीं सुना। मुझे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी अटेंशन का जो स्पैन है ना वो अटेंशन बहुत कम हो वो गया है। बहुत कम हो गया है। जी मैम, बिल्कुल मैं कम आपसे हो गया बिल्कुल ना, एग्री तो करती इसको हूँ। गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन कहते हैं, जो मुझे याद आ रहा है। मेरे ख्याल से मैं ठीक हूँ, और हमारे साथ जितने जुड़े लोग हैं ऑफलाइन, ये हमारे पटल के इस पार या उस पार, अगर ये सही है तो आप जरूर बताइएगा मुझे। मुझे ऐसे याद आया, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया इसको। हाँ, आयुषी पढ़िए, बोलिए बेटा। हाँ, तो मैम जब मैंने ये चीज़ अपने अंदर रियलाइज़ की कि मैं कंसंट्रेशन टाइम मेरा थोड़ा-सा कम हो रहा है, या फिर इसकी वजह से बिहेवियर चेंज भी बहुत आता है। इरिटेशन होने लगती है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, गुस्सा आने लगता है, हम लोग मैनेज कम होने लगते हैं। एक वर्ड है मैम, क्लमज़ी, ये यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। आई एम वेरी क्लमज़ी, मेरा सामान इधर-उधर रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मैम क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह है ही नहीं। हम अलग-अलग जगहों पे बिज़ी हैं। हम कोई पोस्ट पढ़ते हैं इंटरनेट पे, अगर कोई नेगेटिव पोस्ट है तो वो हमारे दिमाग में बहुत देर तक रहती है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। किसी चीज़ के बारे में एनालाइज करना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को खुद पे हावी होना अच्छी बात नहीं है। मैंने इस चीज़ को अपने अंदर नोटिस किया, मैं सही टाइम पे समझ गई, मैंने अपने दोस्तों से बात की। मैंने हमेशा, मेरा एक मानना रहा है कि एक संगत बहुत अच्छी चीज़ है, और सोशल मीडिया पे भी अच्छी संगत होनी चाहिए। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, मैंने थोड़ा बाहर रीडिंग करना शुरू किया, और मैंने नई-नई हॉबीज़ डेवलप की। मैंने आपको बताया था मैं यूकुलेले सीख रही हूँ इस टाइम, और मैं स्पोर्ट्स तो शुरू से ही खेलती रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है सुबह वॉक करना। तो इन सब चीज़ों को मैंने ज़्यादा बढ़ावा दिया, फ़ोन को इस्तेमाल कम किया, फ़ोन से थोड़ा दूर रही। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़ोन के आगे भी बहुत सारी दुनिया है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमने ही सोशल मीडिया को बनाया है, सोशल मीडिया ने हमको नहीं बनाया। हम उसको खुद के ऊपर हावी कभी नहीं होने दे सकते, और नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारे दिमाग के साथ खेलता है, और इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बिहेवियर चेंज आते हैं। और इसी वजह से जब मेरे को अपना जैम का एग्ज़ाम देना था आईआईटी के लिए, तो मैंने फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दिया था। और मतलब बड़ी ही फ़नी बात है कि मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती थी, तो उस टाइम भी मन को बड़ा शांत रखना पड़ता था कि क्लास को छोड़ के पीछे बैकग्राउंड में कोई और टैब खोल लें, लेकिन नहीं, उस वही सबसे मेन पॉइंट है कि वहाँ पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन है, और उसके अंदर सीखने की चाह है, और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, उसको सही और गलत का पता है, तो वो कुछ भी कर सकता है अच्छा। और वही मैंने किया। तो मैंने अच्छे से फिर पढ़ाई की, फ़ोन को यूज़ बिल्कुल नहीं किया। अगर मैं थोड़ा बहुत भी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यूज़ करती थी, तो मैं हमेशा रीड करती थी, और बुक्स रीड करती थी, या फिर कोई भी पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाने के लिए आती हैं, कुछ उसको ड्रॉ करती थी, डूडलिंग करती थी, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस भी कम हुआ, मुझे कंसंट्रेशन करने में बहुत हेल्प हुई, और एग्ज़ाम में उसका मुझे फ़ायदा हुआ। क्या बात है आयुषी, बिल्कुल। देखिए, जो अनुभव होते हैं ना, उससे, उन अनुभवों को सुनकर कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। अगर हम कोई उपदेश देते हैं ना, तो आजकल बच्चों में एक सेंटेंस बड़ा कॉमन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
वो फड़क जो है ना, वो जी मैम। मुझे फड़क नहीं पड़ता बड़े क्या कह रहे हैं, मुझे फड़क नहीं पड़ता टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे फड़क नहीं पड़ता कि मैं वर्चुअल दुनिया में जी रहा हूँ। और तो ये जो बातें हैं, जब आपकी बातें बच्चे सुनते हैं या सुनेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर एक अपने ही जैसे साथी का अनुभव उनको बहुत कुछ सिखाएगा। तो आयुषी, आपने बहुत ही सुंदरता से ये बात रखी। मैं थोड़ा पटल के उस पार फिर से जाना चाहती हूँ। और संगीता चौहान जी, आप बहुत सुंदर विषय कह रही हैं। आनंद विजय जी कह रहे हैं अ वेरी न्यू एंड वैलिड टॉपिक, थैंक्स। और विभा जी कह रही हैं शानदार वक्ताओं के कारण ही परिचर्चा हमेशा सार्थक रही है। आप सबको फिर से धन्यवाद आने के लिए। नेहा शर्मा जी हमारे मंच की कई बार संचालन करती रही हैं मंच पर, तो उनका भी स्वागत है। वे सभी को नमस्कार कह रही हैं। और आनंद जी का भी स्वागत है। आयुषी, आपकी बात समझना बच्चों के लिए सरल है, ये संगीता चौहान जी का संदेश आपके लिए है। और धन्यवाद। पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं आदत खराब हो चुकी है, मोबाइल नहीं छूटता, क्या करें। सुरेंद्र शर्मा सागर जी कह रहे हैं आप सभी का स्वागत है। और वे कह रहे हैं मीता जी ने सही कहा, सभी का स्वागत है, विषय बहुत प्रासंगिक है। प्रदीप गौतम जी ऐसा कह रहे हैं। तो हम अपने विषय पर वापस आते हैं। और जैसा कि हम अपनी परिचर्चा में देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण ये स्थिति हम सब की, और विशेष तौर पर बच्चों की, क्योंकि स्मार्टफोन की बात जहां तक है, स्मार्टफोन हमें स्मार्ट नहीं बना रहा है, वह खुद स्मार्ट होता जा रहा है और हम डंप होते जा रहे हैं। ये एक बड़ी मशहूर सी बात है। और कल परसों विद्यालय में एक नाटक हुआ जहां पर ये बात कही भी गई, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये कोट की। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरह के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के युग में, अगर हम अपने आप को बचाकर रख सकते हैं, थोड़ा विवेकी होकर, थोड़ा संयमी होकर, थोड़ा अनुशासित होकर, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, हम भी डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। तो लेकिन ये अंतर जान लेना बेहद जरूरी है कि कहाँ और कितनी सीमा तक हमें इसका उपयोग करना है। आजकल फोन्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, उनमें डिजिटल वेलबींग के लिए अलग से दिया रहता है, आप सभी जानते ही होंगे। सेटिंग्स में होता है, और उसमें अगर आप क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा वो ऑन रहता है, एक दिन मैं फोन लेकर ऐसे ही चल रही थी, तो उसमें लिखा हुआ तुरंत आया कि व्हाइल वॉकिंग प्लीज डू नॉट यूज द फोन। तो मुझे लगा कि ये तो सच में मुझे गाइड कर रहा है, सही बात, गलत नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें फोन में या इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर अच्छी भी हैं। और जैसा आयुषी आपने कहा, इतने सारे कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन हैं, और बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, और उतने आवर्स दे रहे हैं। और बहुत सारा कंटेंट हर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा भी है। लेकिन वही बात है कि क्या देखें, क्या सुने, और क्या न देखें और क्या न सुने। रुपेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। और अब आप, क्योंकि आयुषी ने बात रख दी अपनी व्यक्तिगत, वो इंडिविजुअल उसका प्रयास था, लेकिन एक जनरलाइज तरीके से ब्रेन रॉट से बचने के लिए, या बचना शायद सही शब्द नहीं होगा, हम उसको किस प्रकार से संयोजित करें अपने आप को कि हम ब्रेन रॉट के उस दुष्प्रभाव से स्वयं को बचा सकें। बहुत सारी बातें आयुषी ने की कि स्पोर्ट्स के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से, फ्रेंड्स के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से, क्योंकि आपका आना जाना समाज के उस तबके के पास होता रहता है जो वास्तव में पहले से ही विस्थापित हैं, दुखी हैं। और जेलों की हालत तो हम सभी जानते हैं। हो सकता है किसी ने कुछ जुर्म न भी किया हो तो भी हो वहां, क्योंकि वो ट्रायल पर है, अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, या हो जाएगा तब सजा मिलेगी, उससे पहले भी वो जेल में है। उसकी मनस्थिति तो बहुत ही मतलब सामान्य तो नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के बीच रहते हैं आप, और फिर ये चर्चा कहीं आपको दोनों विषयों को जोड़ती है क्या?
और अगर जोड़ती है तो समाधान क्या निकल सकता है? क्या आपकी राय है, क्या बिल्कुल सुझाव? मीता जी, बिल्कुल मीता जी, ये जो समस्या है ना, जेल मेरा एक पार्ट है मेरे लाइफ का, लेकिन जेल के साथ साथ जो मेरा मेन काम है वो सोसाइटी के हर एक सेगमेंट्स में मैं काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए हमारे मेरे वर्कशॉप, हार्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप के माध्यम से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। तो डे टू डे बेसिस पे मैं हर एक सेगमेंट्स, कॉर्पोरेट्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स में कराता हूँ। तो हर एक सेगमेंट्स की ये समस्या, दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द स्टूडेंट्स, है ना। हाँ, स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान इसलिए ज्यादा जाता है क्योंकि माँ बाप को जो है ना, खुद भले कुछ ना करें लेकिन अपना बच्चा तो आईएएस आईपीएस चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर चाहिए, है ना। ये तो जो अपने अधूरे सपने हैं उन्हें अपने बच्चों से पूरे करवाने हैं, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी की बड़ी एक विडंबना बोल लीजिए कि हम नहीं सुधरेंगे लेकिन मेरा बच्चा तो एकदम शर्मा जी के बच्चे से अच्छा नंबर आना चाहिए। तो एक्चुअली में दौड़ ये है, ठीक है। तो शर्मा जी आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, है ना, हर एक घर में शर्मा जी की बातें हो रही है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहीं ना कहीं माँ बाप एडिक्टेड हैं, हम उनके बारे में भूल जाते हैं। हम बात करते हैं बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कम हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं अच्छा हो रहा है, इट्स ओके, बट बड़ों का कहाँ अच्छा है ना। सारा दिन महिलाएं जब काम से फ्री हो जाती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो भी बैठ के रील्स ही देख रही हैं। ऑफिस में जैसे ही काम खत्म होता है, थोड़ा 5 मिनट का भी ब्रेक मिलता है तो वो रील्स निकलते हैं, है ना। तो जो आप कर रहे हैं, आप जब तक उसके लिए खुद अपने पे वर्क नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं कि आप इसको ना करें। तो ये मैं ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक सिर्फ बच्चों पे हम लोग केंद्रित नहीं है, ये टॉपिक हर सेगमेंट्स पे है। हाँ, मैं बच्चों के भी कोर्सेज लेता हूं तो मैं ये देखता हूं, जब मैं बोलता हूं ना कि मेंटल हेल्थ पे काम करना है ना, तो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं हमारा तो फिर भी ठीक है लेकिन मेरे बच्चे को बड़ा जरूरत है ना। वो तुरंत खुद नहीं करते लेकिन उनका बच्चे का मेंटल हेल्थ की उनकी बड़ी पड़ी हुई है ना। तो ये हर एक सेगमेंट्स, हर एक सोसाइटी के हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर चर्चा करें। और रियल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं डे टू डे डेली ही इस चीज को देख रहा हूं। अभी भी मैं आने से पहले एक गर्ल्स हॉस्टल में करीब 70 लड़कियां थी जिनको मेरा टॉक था उन लोगों के बीच में, और माइंड मैनेजमेंट पे ही टॉक था। और मोस्टली लड़कियों की प्रॉब्लम यही थी कि मेरा मोबाइल नहीं छूट रहा, मोबाइल की वजह से टाइम चला जाता है। 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं, एक रील देखेंगे और वो 2 घंटे कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसे यदि एड्रेस करना है तो पहली बात हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। यदि हम बात करें कि मोबाइल एडिक्शन की, तो जैसे नशा है, ड्रग्स है, गांजा है, अफीम है, उससे कम नहीं है ये नशा, वैसा ही नशा है ना, और उसके दुष्प्रभाव दिख रहा है। तो लोग आखिर इस नशे को क्यों कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने सबने डिस्कशन किया कि भाई नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहे पटल के इस तरफ बैठे लोग हों या पटल के उस तरफ बैठे लोग हों, ये बात तो सबको पता है, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं है कि भाई मोबाइल नहीं चलाना, रील्स लगातार नहीं देखना, सबको पता है, बट वो कर क्यों रहा है, पहले तो हमें ये पता करने की जरूरत है। तो इसी पे मैं ध्यान आकृष्ट कराऊंगा सभी लोगों का कि रूट कॉज क्या है। देखिए, किसी भी तरीके का एडिक्शन, टेक्नोलॉजी आप छोड़ नहीं सकते। यदि आप बोलो कि नहीं मोबाइल रील्स, हम मोबाइल देखना ही नहीं है, मोबाइल रख देना है, इट इज नॉट पॉसिबल नाउ इट इज। यू हैव टू एक्सेप्ट कि टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। आज यूपीआई हम सब यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग, हम हर चीज के लिए मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गए। पहले घड़ी पहनते थे, आज घड़ी नहीं है, टॉर्च नहीं है ना, कैलकुलेटर नहीं है, एवरीथिंग इज इन अ फोन। सो यू हैव टू कीप इन योर पॉकेट। बट ये हो क्यों रहा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या बोलते हैं, यदि संस्कृत में इसको बोले तो इसको प्रमाद बोलते हैं। प्रमाद का मतलब होता है कि आपको पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी उस चीज को करना प्रमाद है ना। तो इसलिए होता है क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हमारा एंड रिजल्ट जो है ना जीवन में, वो हैप्पीनेस है ना। हम कुछ भी करते हैं जीवन में, खाना, हमें अच्छा खाना पसंद है क्योंकि हमें लगता है खा करके खुश हो जाएंगे। अच्छी जॉब चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें लगता है अच्छी जॉब होगी तो अच्छे पैसे आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। गाड़ी चाहिए कि खुश हो जाऊंगा। तो ये जो खुशी है वो हम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों में ढूंढते आ रहे हैं।
लेकिन एक्चुअल में जो खुशी है वो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में खुशी होती तो जिसके पास वो चीजें होती वो सब खुश होते, वो है नहीं। एक्चुअल में खुशी डिपेंड करती है आपकी मन स्थिति, है ना। और जब आप खुश होते हैं, वो क्षण है जब आपके ब्रेन में एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। जब डोपामाइन आपके ब्रेन में सेग्रीगेट करता है तो आपको खुशी का अनुभव होता है। अब डोपामाइन किस किस कारण से सेग्रीगेट करता है ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जैसे कि अभी आयुषी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी, जब स्पोर्ट्स में वो चैलेंज आता है तो वो डोपामाइन रिलीज होता है ना। आप आर्ट करते हैं तो आर्ट में जब आप आर्टिस्ट होते हैं तो आप देखो उस आर्टिस्ट को उसमें खुशी मिलती है ना। आप म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक गाते हैं तो उसमें आपको खुशी मिलती है, ठीक है, तो डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन अब क्या है कि वो सब चीज करना थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है, टाइम मांगता है, तो हम तो उतने डिसिप्लिन है नहीं, हमें तो शॉर्टकट चाहिए, जल्दी से सब कुछ हो जाए, है ना। और हमारे हाथ में फोन आता है, तो जैसे ही आप रील स्क्रॉल करते हो और देखते हो, है ना, वो आपके ब्रेन में एक डोपामाइन सेग्रीगेट करता है, और जैसे ही वो सेग्रीगेट करता है आपको अच्छा महसूस होता है, आप खुशी महसूस करते हैं, है ना। फिर वो धीरे धीरे वो करते रहते हैं और आपको अंदर अंदर पता है कि वो गलत कर रहा हूं मैं, अभी छोड़ देता हूं, लेकिन फिर से वो जो डोपामाइन रिलीज हुआ वो आपको मजबूर करता है कि आंखों की उंगलियां फिर जाती है। तो वो डोपामाइन है जो आपको उस चीज को करने पे मजबूर करता है। सेम चीज हमारे किसी भी तरीके के एडिक्शन में होता है। जो दारू पीने वाले लोग हैं वो दारू नहीं पीते हैं, रोक देते हैं, तो डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाता है और उनके कदम हमेशा मैखाने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं दिखता। यही हमारे साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें वो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जिससे वो डोपामाइन रिलीज हो। मैं एडिक्शन पे काम करता हूं, तो मैं बोलता हूं किसी भी नशे को छोड़ने के लिए, है ना, आपको उससे बड़ा नशा करना पड़ेगा। एक नशे को जब तक आप उससे बड़ा नशा करते हैं तो वो नशा अपने आप छूट जाता है। जो सिगरेट पीते हैं वो जैसे ही दारू पकड़ते हैं, वो सिगरेट में मजा नहीं आता, गांजा पकड़ा तो दारू का नशा छूटा। तो वैसा ही है, यदि हमें किसी भी तरीके के नशे को छोड़ना है तो उससे बड़े नशे को पकड़ना पड़ेगा। और यहां पर मैं एक सबसे बड़ी जो नशा मैं बोलता हूं, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है, दैट इज मेडिटेशन। आई विल इंट्रोड्यूस दिस वन। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, आपका मन शांत होता है, और मेडिटेशन नेचुरल तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है। और वो डोपामाइन जैसे ही रिलीज करता है तो बाकी जितनी भी एडिक्शन की तरफ आपकी जो क्रेविंग होती है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे को तलब लग रही है ना, तो वो तलब यहां से पूरी हो जाती है। और एक चीज और मैं यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, कि जैसे 21 जून हमारा वर्ल्ड योगा डे है और उसको यूएन ने मान्यता दी है, वैसे ही आप सबको मुबारक हो। 21 दिसंबर को यूएन ने इस बार वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में डिक्लेयर किया सही है ना। तो ये हम हमारे सबके लिए लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। 21 दिसंबर हम याद रखेंगे और अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। बिल्कुल सही सर जी। बिल्कुल। तो जहां पे हर तरफ जो है ना टेक्नोलॉजी हम बोल रहे हैं फंस रहे हैं, वहां एक होप है कि यस, नाउ लेट्स सिट एंड मेडिटेट, है ना। तो ये एक रास्ता हो सकता है, ध्यान एक रास्ता है, इसके साथ साथ मैंने बताया म्यूजिक, ये सारी चीजें हैं। बट हर कोई हर चीज में नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है जो हर कोई कर सकता है। जो सांस लेता है वो ध्यान कर सकता है, और ध्यान करते हैं आपका मन शांत होता है, रिलैक्स्ड होता है, हैप्पी होता है ना, डोपामाइन अच्छे से सेग्रीगेट कर रहा है, देन यू कैन टेक द राइट डिसीजन कि मुझे क्या करना है। Otherwise, we don't have the hold on our emotions. That's why we are just scrolling like this, and time go on. ठीक है। तो बाकी और आप कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, बाकी वक्ताओं को भी थोड़ा समय दिया जाए। बहुत हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक प्रकार से समाधान आपने प्रस्तुत किए, और ये मेडिटेशन हम सभी कर सकते हैं। बाकी जो हमारी रुचि है, जैसा अगर कोई गा सकता है तो वो गीत संगीत में जा सकता है, कोई खेल सकता है तो मोबाइल गेम नहीं, हाँ, लेकिन वैसे गेम्स हम खेल सकते हैं। और खेलने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती है, जहां तक
मैं समझती हूँ मेरी एक अग्रजा हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद आज बैडमिंटन खेल रही हैं, और वो मलेशिया, और अगर आयुषी आप जानते हो तो शालिनी गोयल मैडम हैं, तो वो कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, और कभी कहीं, फिलहाल अभी वो हैदराबाद में किसी टूर्नामेंट में है। ऐसे ही गीत संगीत भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते हैं आप, आपकी रुचि होनी चाहिए। नृत्य एक बहुत बढ़िया माध्यम है, क्योंकि नाचने से आपकी शारीरिक स्फूर्ति भी आती है, और बाकी भी बहुत सारे हैं। रीडिंग भी बहुत अच्छा एक माध्यम है, कि आपने कहा एक नशे को समाप्त करने के लिए उससे बड़ा नशा, यानी लकीर बड़ी होगी तब मोबाइल की लकीर और सोशल मीडिया की लकीर छोटी होगी। बहुत ही सुंदरता से आपने अपनी बात को रखा। हम वापस अरविंद जी की तरफ आते हैं। अरविंद जी, आप बताएं 2-3-4 मिनट में कि अब आप इस विषय पर और क्या इनपुट देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को लाभ हो। और जैसा कि रुपेश जी ने कहा कि ये बात सिर्फ बच्चों की ही नहीं है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के, 1.5 साल के, माता पिता को बड़ा गर्व होता है कि अरे मेरा बच्चा तो मोबाइल पर सब कुछ कर लेता है, और माँ भी बड़ी चतुराई से मोबाइल हाथ में देकर उसको और खाना खिला देती है, और वो खाना कहाँ जा रहा है पता नहीं, मोबाइल ही खा रहा है शायद, लेकिन उसको, बच्चे को तो नहीं लग रहा है क्योंकि उसका ध्यान नहीं है खाने में। तो बात ध्यान की आई है। तो ये बहुत परिचर्चा हमारी बहुत अच्छा एक मोड़ ले रही है, और साथ ही साथ बड़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। अब आप और क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को लाभ हो? अरविंद जी। जी, जैसा कि रूपेश जी ने बताया और अभी तक की जो चर्चा हमारी रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमने ये समझा है कि ये समस्या कितनी बड़ी है और ये समस्या कितनी कॉमन हो चुकी है। अब इस समस्या के समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं इस चर्चा में। तो रूपेश जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, उन्होंने जो बात की है और जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं इसमें कुछ कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा। हमारे में कमेंट में पुष्पलता जी ने एक सवाल पूछा है कि आदत खराब हो चुकी है, मोबाइल नहीं छूटता है। अब देखिए, मोबाइल नहीं छूटता है ये सबकी आदत है, मोबाइल किसी का नहीं छूटता है, मतलब आसानी से नहीं छूटता है ये है। अब उसको छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कदम है हमारे पास, छोटी छोटी स्टेप्स है। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, जैसा बाकी ने बताया कि हम बोल दें कि हम मोबाइल यूज ही नहीं करेंगे, साइड रख दिया, या हम सोशल मीडिया यूज ही नहीं करेंगे, सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट कर दिए, रख दिए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीजों से मतलब है कि हमने क्या किया, जो भी हमारे मोबाइल में एप्लीकेशंस है ना, उन एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन को हम बंद कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को बंद करना, इसका मतलब कि जब भी नोटिफिकेशन बजता है हमारा तुरंत ध्यान जाता है, अरे हम कुछ काम में भी लगे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, और मेरा फोन बगल में टेबल पर रखा है और नॉर्मल रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा नोटिफिकेशन जैसे ही बज गया ना, तो मेरा हाथ उसी पे जाएगा कि अरे कुछ शायद कुछ आया हो। तो मैंने क्या किया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक है या बाकी जो है, स्पेशली जो व्हाट्सएप पर जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में बहुत ज्यादा हमारा एक दो जो ऑफिस के ग्रुप हैं, एक दो फैमिली के ग्रुप हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप हो सकते हैं, उसके अलावा बाकी जो ग्रुप्स होते हैं आपके वैसे ही ग्रुप होते हैं, कभी भी आप मैसेज देखो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी काम करने के लिए जब आप फोन उठाएंगे तब उसका मैसेज पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो उसका नोटिफिकेशन बजता है तो वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। फेसबुक में आपने कुछ पोस्ट डाली है और आपकी पोस्ट पे किसी ने लाइक किया है, किसी ने कमेंट किया, और बार बार नोटिफिकेशन बज रहा है, आप बार बार उसको देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। तो नोटिफिकेशन जो बंद करने का तरीका है, हम नोटिफिकेशन मैक्सिमम, मोबाइल की मैक्सिमम चीजें, व्हाट्सएप पर तो आजकल तो एक एक चैट का नोटिफिकेशन बंद करने का ऑप्शन आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको बंद मत कीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं लगता है उसको, नोटिफिकेशन को बंद कर लीजिए, पहला सॉल्यूशन। इसमें दूसरा अरविंद जी सॉल्यूशन, हम ग्रुप्स को म्यूट भी कर सकते हैं, शायद ये भी एक ऑप्शन है ना? जी जी, हाँ, ग्रुप्स म्यूट को भी भी कर म्यूट कर सकते सकते हैं आप, इंडिविजुअल किसी पर्सन को भी म्यूट कर सकते हैं। आपने हैं, और क्या किया कि आपने देख, जैसे जी जी जी, में भी आपने डाल जैसे देखा कि जी, इंडिविजुअल को आजकल नोटिव म्यूट करने का ऑप्शन आ गया है, तो हमने देखा कि ये जो 4-5 लोग हैं, मुश्किल से 4-5 लोग ही ऐसे होते होंगे जो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनका मैसेज आया, हमें तुरंत उसको देखना की जरूरत पड़ेगी कि वो इंपॉर्टेंट है। बाकी का मैसेज हो सकता है कि हम अभी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कुछ कर रहे हैं, उसके बाद मैसेज देकर तो चल जाएगा। तो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन से एप्लीकेशन है और कौन से चैट है जिसका मुझे तुरंत रिप्लाई करने की या तुरंत देखने की आवश्यकता नहीं है,
उनको मैंने आइडेंटिफाई करके उसको म्यूट कर दिया, तो मेरा आधा काम यहाँ पे समाप्त हो गया। अब यहाँ पर एक और फीचर होता है जब हम मोबाइल में मैं यूज करता रहता हूँ और कई चीजों को एक्सप्लोर करने का प्रयास करता हूँ कि क्या चीज है जो शायद हमारे काम आ सकती है। तो एक फोकस मोड होता है, फोकस मोड, कुछ लोगों ने शायद सुना हो। तो फोकस मोड क्या करता है, फोकस मोड आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हमारे फोन में, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे मोबाइल में, सबके फोन में करीब 40-50 मोबाइल एप्लीकेशन तो आराम से होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 40-50 मोबाइल एप्लीकेशन तो होंगे ही होंगे। अब आप बताइए कि आपके जो डेली यूज करने वाले एप्लीकेशन हैं वो कितने हैं। IRCTC आप डेली यूज नहीं करते, जब टिकट बुक करनी होती तभी यूज करते हैं। आप बाकी एप्लीकेशन जैसे हैं, बस बुकिंग का है या आपका ओला है या बाकी चीजें हैं, कभी स्पेसिफिक जो समय होता है आपको, कभी कभी हफ्ते में हो सकता है एक बार, हो सकता है कि महीने में एक बार, इस प्रकार से यूज करना हो। तो फोकस मोड से क्या करेंगे आप, जो जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको आप लॉक कर देंगे। अब आपके वो एप्लीकेशन चलेंगे ही नहीं। जब तक आप उसको परमिशन नहीं देंगे, उसमें 5 मिनट का समय आता है, 10 मिनट का समय आता है, आप उसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, या अपने जो एप्लीकेशन है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन एप्लीकेशन पर और बाकी जो एप्लीकेशन है, इससे 2 फायदे होने वाले हैं। मैंने उसमें फोकस मोड लगा लिया तो पहला तो ये होगा कि मेरी मोबाइल की स्पीड अच्छी हो जाएगी, बाकी जो मोबाइल के जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चले गए, मतलब ऑफ ही हो गए फोकस मोड से। और दूसरा है, मैंने क्या किया, मैंने उन एप्लीकेशन को जब भी यूज करने के लिए जाऊंगा तो वो दिखाएगा ये फोकस मोड में है जी, इसको सिर्फ आप 5 मिनट के लिए यूज करने की परमिशन ले सकते हैं मेरे से, उस फीचर से। तो मैंने उसको 5 मिनट के यूज करने की परमिशन दे दी। अब जैसे ही 5 मिनट होगा वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या है कि मैंने उसको क्या किया, मैंने देखिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं 5 मिनट के लिए आऊंगा और 15 मिनट हो जाएगा या आधा घंटा हो जाएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मुझे मन लग गया मेरा, तो मैं तो देखता जा रहा हूँ। लेकिन 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए या 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो मुझे सोचना पड़ जाएगा कि हाँ यार कुछ तो है, मुझे शायद अभी साइड में रखने की आवश्यकता, अभी ये समय नहीं है, समय वेस्ट करने का समय तो नहीं है, मुझे दूसरे काम का ये मैं कर सकता हूँ। मतलब तो ये ये जो होता आप है बता रहे हैं ना अरविंद जी, ये जो आप बता रहे हैं जी ना, जी मम्मी पापा जी लाख कहते रहे बच्चों से, या आपस में भी हम कहते रहे कि फोन बहुत देर यूज कर रहे हो आप, लेकिन ये जो आपने बात बताई है ये तो ऑटो है। अब जब ऑटो है, जब फोन ही जवाब दे देगा, ऐप ही बंद हो जाएगा, तो फिर आगे तो कुछ हो नहीं सकता। फिर 5 मिनट की परमिशन लेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर, सभी दर्शक अगर ध्यान से सुन रहे हो तो ये एक ऐसा फीचर है, मैं भी नहीं जानती थी। मैं जरूर बहुत सारे फीचर्स देखती रहती हूँ, और नोटिफिकेशन वाले जो आपने बताया वो मेरे फोन में मैंने कर रखा है, लेकिन ये नहीं पता था मुझे। और निश्चित तौर पर हमारी जानकारी बढ़ी है आप जैसे वक्ताओं के यहाँ आने से। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी। मैं अपनी बात को जल्दी ही पूरी करता हूँ क्योंकि बाकी श्रोता भी हैं, बाकी बोलने वाले भी हैं। देखिए, एक चीज और हमारे ध्यान में आती है, हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को महसूस किया होगा, स्पेशली हमारे यूथ हैं जो हैं। तो देखिए, हम जब भी है ना, देखिए आयुषी जी ने बोला है कि हम कोर्स कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे इतना सारा लर्निंग का चीज है, इतने सारे चैनल्स हैं कि हम क्या क्या नहीं सीख सकते, आजकल यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हैं। तो जब भी हम एज अ सीखने के लिए जाते हैं या ऐसी चीज को देखने के लिए जाते हैं जहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है, या कोर्स यूट्यूब पे भी, ऐसा नहीं कि हम पेड कोर्स ही खरीदें ना, तो हम यूट्यूब पर भी ऐसे कई चैनल हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं, एडिटिंग सिखाते हैं, हमें कोडिंग सिखाते हैं, कई सारी चीजें सिखाते हैं ना। तो उन चीजों को जब हम सीखने के लिए जाते हैं तो वहां हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन तो दिल में लगता है जी। आपने कभी ध्यान दिया होगा, यदि कोई युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं दर्शक की बात कर रहा हूँ बिहाइंड द स्क्रीन, तो जब भी आपने कुछ ऐसा चीज, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल की, डिजिटल में आपने कुछ ऐसी लर्निंग चीज है, ऐसी चीज जो आपको सिखा रही है, कुछ पढ़ा रही है, कुछ आपको महत्वपूर्ण है, वो आप देखने के लिए जा रहे हैं, आप फट से बोर होने लग जाएंगे, तुरंत आपको बोरियत आ जाएगी। लेकिन वहीं आपने मोबाइल में रील खोल लिया या उस पे नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे मूवी लगा ली, तो उसका तो पता ही नहीं चलेगा आपका कि कब वो पूरी खत्म हो गई, या आपने एक की जगह दो दो देख ली, आपने एक का सोचा था दो देख ली। तो ये जो समस्या है ना, इसके समस्या का समाधान बिल्कुल सिंपल है।
देखिए, इसका समस्या का समाधान एक तो रूपेश जी ने दिया कि आपको ध्यान लगाना है और आपको इस चीज का फोकस करना है कि आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, क्योंकि आपका फोकस वहां लग सके जिसको आपको फोकस लगाना है। एक श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में एक बात कही थी, वो मेरे को लाइन ध्यान है इसलिए मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ, कि मन को अपना दास बना ले। अब मन को अपना दास बना ले, इसका मतलब कि आपको दास नहीं बन जाना है, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ आपको अपना मन लगाना है, कहाँ आपको चीजें वहां से हटा लेना है, जहां आपका ध्यान लगा हुआ है वहां से ध्यान हटा भी लेना है आपको तुरंत, क्योंकि यहाँ आपको मन नहीं लगाना है, क्योंकि आपने मन को अपना दास बना लिया है। तो आपको जहां भी लग रहा है कि यहाँ आपको एंटरटेन हो रहा है, आपको सब कुछ हो रहा है, वहां से आप तुरंत हटा लीजिए। यहाँ पे आपको मेरे को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, हटा लीजिए जितना देना है। हाँ, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, यहाँ मैं वो नहीं करूंगा, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा एंटरटेनमेंट की, क्योंकि हमें जो इनपुट है या जो इन्फॉर्मेशन है, हम ऑफिस से आते हैं जी, ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के बाद 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद आते हैं तो लगता ही है भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, थोड़ा रील देखना चाहिए। लेकिन हाँ, रील वही आपने 15 मिनट आधे घंटे देखी तो अच्छा है, उसके बाद यदि आप ज्यादा देखते हैं, 1 घंटा देखते हैं, 2 घंटा देखते हैं, या आपका कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो डेंजरस है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जो बात है, मन को अपना दास बना ले, तो मन को अपना दास बना के रखें, जितना देखना है उतना ही देखें, उससे ज्यादा देखने का प्रयास ना करें तो अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, संयम। हाँ जी, हाँ जी, रूपेश जी कुछ कह रहे हैं जी। अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मन को अपना दास बनाना इंपॉर्टेंट है ना। सो इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ना मैं हमेशा सॉल्यूशन पे बात करता हूँ, है ना। वी ऑल नो द प्रॉब्लम्स, है ना। हम कहीं ना कहीं, हर कोई मन का मालिक बनना चाहता है, बट हम मन के नौकर बन के जी रहे होते हैं। इसका कारण क्या है, हम क्यों मन के नौकर बने हुए हैं? हमें ज्ञान तो है, मैं बोलता हूं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ज्ञानी नहीं है यहाँ पे, चाहे पटल के इस तरफ देखा जाए या उस तरफ देखा जाए। लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी मैं गलत कर रहा हूं। यहां पर इश्यू ये है। तो यहां पे हमें मन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई, मैं मन को गुलाम तभी बना सकता हूं जब मैं मन को समझूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन कैसे काम करता है, इस पे एक बात ना, हम इंडिया में एक बात मैं बताऊं, हमने ना मन को बड़ा ना, ऐसे मेंटल हेल्थ को हमने बिल्कुल सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी है। बिल्कुल, हम मेंटल हेल्थ को कुछ समझते ही नहीं है। पता है, आज यदि एक बच्चा बोलता है ना, आज एक बच्चा यदि बोलता है ना घर पे कि मम्मा आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, मेरे को मन नहीं लग रहा किसी चीज में, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो माँ बाप पता क्या बोलते हैं, एक लाइन में बोल देते हैं, सुबह जल्दी उठा करो, टाइम से अच्छा खाना खाया करो, फास्ट फूड खाते हो ना इसलिए होता है। और बच्चा पता है दुबक जाता है और अगली बार से अपनी मेंटल प्रॉब्लम बताता ही नहीं है, बताता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो फेस कर रहा है। बिल्कुल। तो के पास जाना मतलब क्या, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो, मतलब वो एक बहुत सही कह रहे हैं आप। मैंने विदेशों में देखा है कि बहुत आराम से लोग छोटे छोटे इश्यूज के लिए अलग अलग थेरेपिस्ट हैं, और उन थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और काफी हेवीली उनको पे करते हैं, ऐसा नहीं है, और उनके ट्रीटमेंट होते भी हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ थेरेपिस्ट की बात कर रही हूँ। और बहुत कॉमनली, मतलब मेरा बेटा रहता है लंदन में, तो मेरी उससे कई बार बात होती रहती है, तो हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, मेरा आना जाना भी रहता है। तो वहां मैंने देखा ये खुलापन है जो हमारे देश में अब बड़े शहरों में आ गया है, लेकिन छोटे शहर अभी इसके पहुंच से बहुत ही दूर है, और ज्यादातर देश तो छोटे शहरों और गांवों में बसता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि भविष्य में, अब जैसे आयुषी आज युवा हैं, ये बड़ी होंगी, परिपक्व होंगी, तो ये एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगी, ये और इनके जैसे बाकी बच्चे भी जो आज युवा हैं, जिस समाज में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज पर भी बात होगी, केवल पटल पर ही बात नहीं होगी, हम आपस में भी बात करेंगे। एक मेरे पास केवल 30 मिनट का समय है, मैं एक बात और बताना चाहूंगी। जब हम पिछले दिनों यूरोप गए तो मैंने एक बड़ी अनोखी के साथ साथ बहुत सीखने वाली चीज देखी। वो ये थी कि वहां पर रोड्स के किनारे बहुत सारी बेंचेस लगी हैं। ये एक सामान्य सी बात है, आम बात है, बहुत शहरों में होती है, हमारे यहाँ भी, हम हजरतगंज जाते हैं तो बेंचेस वहां भी बहुत सारी लगी हुई हैं। लेकिन वहां एक अजीब बात
अजीब नहीं कहूंगी, अनोखी बात ये थी कि वहां कोई भी बैठा है, आप वहां जाइए, आप अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर कीजिए, वो सुनेगा और चला जाएगा, या आप उठकर चले आइए। आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते समय आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति जजमेंटल नहीं होगा, आपके बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है आपको, और वो सुनेगा और शायद आधे रास्ते में छोड़ देगा या वहीं का वहीं छोड़ देगा और आगे चला जाएगा, और आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको यू नीड समवन टू शेयर। तो वो शेयरिंग के लिए आपको एक व्यक्ति मिल गया जो आपको जानता नहीं, जैसे आप पेड़ के सामने खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, अपनी सारी व्यथा आपने सुना दी, जैसे कि हमारे वांग्मय और हमारे साहित्य में मिलता है, तो हमने उसका मानवीकरण किया और पेड़ को या लता को अपनी कहानी सुना दी, और लता ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हम हल्के हो गए, हमारा सारा अवसाद जो था, जिसको आज डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, वो तनाव खत्म हो गया। तो वास्तव में शेयरिंग बहुत बड़ी बात है। शेयर करने के लिए अगर घर में कोई नहीं, पहले दादा दादी नाना नानी सब हुआ करते थे, बच्चों को भी पता था किससे क्या शेयर करें, दादी को कुछ और बताते थे, दादाजी को कुछ और बताते थे, पर बता सब देते थे, मंदिर जाने के बहाने, हाथ पकड़कर दादाजी के साथ पार्क जाने के बहाने, या मार्केट जाने के, क्योंकि मम्मी पापा तो हमेशा से ही बिजी रहे, लेकिन दादा दादी के पास वो समय हुआ करता था। अब सामाजिक संरचना बदली है, हमारे पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो हम सोचते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में जो है वो हमारे चीजों को समझेगा, जबकि यही सोच समझनी है कि वो कैसे समझेगा। वर्चुअली जो है, जो जिसका अस्तित्व केवल वर्चुअल है, जो 3D नहीं है, जिसको मैं छू नहीं सकती, जिसको मैं महसूस नहीं कर सकती, वो मेरी बात कैसे। बस यही हमारी परिचर्चा आज इसीलिए थी कि हम एक जागृति लाएं, थोड़ा संवेदीकरण करें, सेंसिटाइजेशन जरूरी है ऐसे विषयों पर, और ये बहुत मतलब ये कहना पहला स्टेप है ये इस तरह के विषय के लिए। जी बोलिए। जी या अमिता जी, इसमें ना मैं उसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा इस टॉपिक को, कि हमें ना वोकल, पहले तो मेंटल हेल्थ के प्रति वोकल होना चाहिए। आज हर कोई मेंटल, मैं बोलता हूँ हर एक बंदा कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा मुझे स्ट्रेस नहीं है, और डॉक्टर्स भी बोलते हैं 95% जो डिजीज है दैट इज साइकोसोमेटिक, मन से है। और जैसा हमारे वक्ता अरविंद जी ने बोला ना, मन के मालिक बनो, तो मन के मालिक बनने का जो तरीका है, हम मन को मन से कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारी व्यवस्था है, इसे समझने की जरूरत है। आप मन को बोलते हो ना मुझे गुस्सा नहीं करना, आप और गुस्सा करते हो। आप मन को बोलते हो मुझे रील नहीं देखना, आप और ज्यादा रील देखते हो। आप मन को बोलते हो कि मेरे को अब मोबाइल नहीं छूना, मन बार बार मोबाइल की तरफ ही जाता है। तो मन का जो संबंध है ना, वो है हमारे ब्रेथ के साथ। ये मैं एक सीक्रेट यहाँ पर रिवील कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो आपकी हर एक भावनाएं आपके मन से जुड़ी हैं, आपके ब्रेथ से जुड़ी है। आपको गुस्सा आता है, ऑटोमेटिक आपकी सांसें फास्ट हो जाती है। आपने अनुभव किया, जैसे ही आप थोड़े उदास हैं तो आपकी सांसें अपने आप मध्यम हो जाती है, आप लेते कम है, छोड़ते ज्यादा है। और जैसे ही आप खुश हैं, किसी से पहला पहला प्यार हो गया, कोई बड़ा पसंद आ रहा है ना, तो डीप ब्रेथ इन एंड आउट बड़ा पीसफुल होता है। यानी कि आपके हर एक इमोशंस आपके ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हैं। सिमिलरली यदि हम ब्रीदिंग के कुछ टेक्निक्स जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया के नाम से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी सिखाते हैं, यदि हम सुदर्शन क्रिया करें, ब्रीदिंग टेक्निक सीखें, तो ऑटोमेटिकली इसका रिवर्स होता है, हमारे ब्रेथ के माध्यम से हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बात। ये एक तरीका है, वरना मन के मालिक बनना बातों में रह जाएगा, वो हम हो नहीं पाएगा मन के लेवल पे। ये मैं अपनी बात को यहाँ पर कंक्लूड। बहुत सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बातें आपने आज बताई आपने अरविंद जी ने। अब मैं आयुषी, हमारे पास बेटा 2 मिनट है, जल्दी से कंक्लूड करो। मैम मैं कंक्लूड यही करना चाहूंगी, सब सारे अरविंद सर और रूपेश सर और आपकी बात का कंक्लूजन सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये है, सबसे पहला डिप्रेशन जो सब हर व्यक्ति फील करता है किसी ना किसी एज स्टेप पे, तो हम उस डिप्रेशन से भागने के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ इस रियल वर्ल्ड में हमें कोई नहीं समझ सकता, हम जाएंगे सोशल मीडिया पे अपनी बात रखेंगे, हमें कोई समझेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितने लोग और सोशल मीडिया पे हैं वो भी तो यही सोच कर आए हैं, है ना। तो ऐसे तो हम किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे, हमें आपस में ही बात करके हेल्प करनी पड़ेगी। हमें लगता है जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम सोचते हैं कि हमें कोई कंसोल कर दे,
हमारी कोई बात सुन ले। लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी परेशानियों को खुद से बड़ा नहीं बनाना है। अगर ये हमारी परेशानी है तो हम इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं, और अपने साथ-साथ दूसरों को भी। और मैम इस चीज़ की मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी, जो मैंने अपने आईआईटी में एक प्रोफ़ेसर ने कही थी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जितनी भी सोशल मीडिया है, ये सब डिजिटल वर्ल्ड है। हमें जब बड़े हो जाएँगे, हम युवा लोग जब नौकरी करेंगे, तो हमें सोशली काम करना है। हमें इस देश की सेवा करनी है, और इस देश की सेवा हम जब तक हम ग्राउंड लेवल पे नहीं आएँगे तब तक नहीं कर सकते, और ग्राउंड लेवल पे आने के लिए हमें रियल वर्ल्ड में जीना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही, बहुत सही। आयुषी, सच बात है, जो सीमा पर सैनिक तैनात है वो वर्चुअली तैनात नहीं है, वो अपना खून बहाकर देश की रक्षा कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट जो इतना विज्ञान की प्रगति में देश को आगे ले जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहे हैं। हमारा अभी चेस चैंपियन वो चेस बोर्ड पर खेला है, तभी वो चैंपियन बना है। बिल्कुल सही बात आपने की है कि दुनिया वास्तव में दो है, एक आभासी दुनिया है, एक वास्तविक दुनिया है। लेकिन वास्तविक दुनिया में हमने जन्म लिया है, तो उसी जीवन में, उसी युग में और उसी दुनिया में हमें जीना है। और आभासी जीवन, आभासी दुनिया उसका एक हिस्सा हो सकती है, पर वह संपूर्ण नहीं हो सकती। ये बात आज हमने समझी है। आशा है हमारे दर्शकों ने और श्रोताओं ने, जिन्होंने इतना साथ दिया हमारा, उन्होंने भी इस बात को रियलाइज किया होगा कि जिस विषय को लेकर हम आज चले हैं, वह विषय वास्तव में ऐसे विषयों की शुरुआत भर है। इसके आगे अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। भविष्य में हम फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही गंभीर विषयों को लेकर, कभी कभी हल्के फुल्के भी, क्योंकि वो भी जरूरी है। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारे पायदान अगले 154वां हमारा पायदान होगा। आगे हम बढ़ते हैं और अभी के लिए विराम देते हैं परिचर्चा को। हमारे साथ जुड़े रूपेश जी, अरविंद जी और आयुषी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार रखने के लिए और परिचर्चा को इतना सुंदर बनाने के लिए। सभी का आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद, बहुत बहुत